हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के भूगोल के अंतर्गत इस पुस्तक के सभी एमसीक्यूज को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह देखेंगे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 2.86%। कितना प्रतिशत? 2.86%। आप लोग सही उत्तर को कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे ताकि जिससे आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां। अगला प्रश्न है, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो याद रखिएगा, आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। अगला प्रश्न है, धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है कौन सी चट्टान? तो याद रखिएगा, खनिज चट्टाने। धारवाड़ शैल समूह में कौन सी चट्टान पाई जाती? तो याद रखिएगा, खनिज चट्टाने। अगला प्रश्न है, धारवाड़ समूह की चट्टाने बिहार के किन जिलों में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात मुंगेर में, जमुई में और नवादा, इन सभी जगह धारवाड़ समूह की चट्टाने मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टाने पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात गया जिले में, मुंगेर में और शेखपुरा जिले में। अगला प्रश्न है, सेमरी क्रम की चट्टाने पाई जाती है कहां पाई जाती? तो याद रखिएगा, सेमरी क्रम की जो चट्टाने हैं वह रोहतास में पाई जाती है। कहां पाई जाती? रोहतास में। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था किस कालखंड में? तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत का निर्माण जो है उपयुक्त सभी कालखंडों में संपन्न हुआ, अर्थात इयोशीन कालखंड में, ओलिगोशीन कालखंड में और मायोसीन कालखंड, इन तीनों में ही हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, अर्थात शिवालिक श्रेणी, सिंधु गंगा श्रेणी और गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो याद रखेंगे, बिहार का सबसे पुराना भाग दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न है कि उच्चावश की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी में, अर्थात हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा बिहार का विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है, बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावश के आधार पर बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, अर्थात दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग में, उत्तर पूर्व घाटी के रूप में और सुमेश्वर की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदानी बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 62.86%। कितना? 62.86%। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहां निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। क्या क्या निर्माण हुआ? याद रखेंगे, दियारा का निर्माण हुआ है, चौर का निर्माण हुआ है और छारन झील का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उपयुक्त सभी जगह पाई जाती है, अर्थात दरभंगा में, सहरसा में और पूर्णिया, इन सभी जगह पर। अगला प्रश्न है,
बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखेगा उपयुक्त सभी चट्टानें अर्थात नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट, ये सभी चट्टानें जो है बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। कैसे? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। अगला प्रश्न है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात मगध का मैदान, अंग का मैदान और गंगा सोन दोआब। अब अगला प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है किस रूप में? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी के रूप में अर्थात सोन गंगा दोआब क्षेत्र में, मगध का मैदान के रूप में और अंग के मैदान के रूप में। अब अगला प्रश्न है कि कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो याद रखेंगे कैमूर का जो पठार है वह 1280 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 1280 किलोमीटर में। अगला प्रश्न है बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला प्रश्न है उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखेंगे 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लीस्टोसीन काल में। किस काल में? प्लीस्टोसीन काल में। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 टुकड़ों में 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 33,670 किलोमीटर। कितना? 33,670 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला प्रश्न है भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था? तो याद रखेंगे उस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा परतदार चट्टान की। किस चट्टान की? तो परतदार चट्टान की। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल 17 जिले थे। कितने जिले थे? 17। अगला प्रश्न है 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? तो याद रखिएगा 31 जिले थे। कितने थे? 31। वहीं 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे? तो याद रखेंगे 1991 में बिहार में कुल 42 जिले हो चुके थे। वहीं अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 22 जिलों को काटकर। कितने जिलों को काटकर? 22 जिलों को काटकर। अगला प्रश्न है कि 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर बिहार के कितने हिस्सों को
बंगाल में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात संपूर्ण पुरुलिया जिले को, किशनगंज सब डिवीजन के कुछ भाग को और दक्षिणी बलरामपुर थाना का पूर्वी भाग को क्या किया गया? तो इसे बंगाल में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे उस समय बिहार में जिलों की संख्या 51 थी। कितनी थी? 51। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला है। कौन सा जिला? शिवहर जिला है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन यहां आपको दिया गया है, तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इन सभी जिलों की बाउंड्री जो है वह गंगा से सटी है। अगला प्रश्न है बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का 38वां जिला इनमें से अरवल जिला है। कौन सा? अरवल। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावा को बिहार में सम्मिलित किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मई 1948। कब? तो मई 1948 को। अगला प्रश्न है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न भी था। अगला प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? यह प्रश्न भी आया था, तो याद रखिएगा 2.86%। कितना? 2.86%। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। कौन सा? 12वां। अगला प्रश्न है बिहार में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 8.60%। कितना? 8.60%। अब अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है जनसंख्या के आधार पर देश में बिहार का स्थान, तो तीसरा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन सा? शिवहर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वह शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। अगला प्रश्न है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। कितनी है? 534। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, अर्थात बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? 9। अगला प्रश्न है बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या 44,874 है। कितना है? 44,874। अगला प्रश्न है कि बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,398 है। कितना? 8,398। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? तो याद रखिएगा बिहार में 9 जिलों में नगर निगम स्थापित है। कितने जिलों में? 9 जिलों में। अगला प्रश्न है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 7 सीट। कितना? 7। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। कितनी? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 38। कितना? 38। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है?
तो याद रखिएगा बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। कौन है? औरंगाबाद। अगला प्रश्न है बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार में कुल 22 विश्वविद्यालय। कितने? 22। अगला प्रश्न है बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो याद रखिएगा बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा गंगा नदी बिहार के भोजपुर जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में? भोजपुर जिले में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति के श्रेणी में है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22। कितना? 22। अगला प्रश्न है बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया? तो याद रखिएगा भूमिज को। किसे? भूमिज को। बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति के श्रेणी से हटा दिया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा भूमिज। अगला प्रश्न है बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कितना? 16 करोड़ 56 लाख 7,375। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों कुल अनुसूचित जातियां निवास करती है कितनी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कितना? 15 करोड़ 34 लाख 4,215। 1 करोड़ 53 लाख 44,215। कितना? 1 करोड़ 53 लाख 44,215। अगला प्रश्न है कि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां निवास करती है कितना? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात 12,23,110। कितना? 12,23,110। अगला प्रश्न है बिहार में अनुसूचित जातियों के पुरुष संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 86,06,253। कितना? 86,06,253। अगला प्रश्न है बिहार में अनुसूचित जातियों के महिलाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 79,61,072। कितना? 79,61,072। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? तो याद रखिएगा गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। अगला प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। अगला प्रश्न है गया में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 30.4%। कितना? 30.4%। अगला प्रश्न है किशनगंज में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 6.7%। कितना? 6.7%। अगला प्रश्न है बिहार में 40 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो याद रखेंगे उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 38। कितना? 38। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हरिजन। किसका? हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? तो अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे पतना। कौन सा शब्द है? पतना का प्रयोग तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किया जाता है। कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे महार। किस शब्द का? महार शब्द का। अगला शब्द है प्रश्न कि 1935 के अधिनियम में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति। कौन सा? अनुसूचित जाति। अगला प्रश्न है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात कबीर ने, मीराबाई ने और तुकाराम, इन सभी ने। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी ने, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने और आत्मसम्मान समाज ने। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया गया था। कौन कौन से प्रयास किए गए थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात सत्य शोधन समाज की, धर्म परिपालन सभा का और आत्म सम्मान समाज का। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार ने अछूत जातियों को किन पदों पर बहाली किया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात पुलिस में, डाकिया में और चपरासी में। अगला प्रश्न है कि अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति थी, कौन सी? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना। अगला प्रश्न है अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का कौन समर्थक थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात ईसाई, एंग्लो इंडियन और साम्राज्यवादी पसंद मुस्लिम नेता। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री और जगलाल चौधरी। अगला प्रश्न है हरिजनोत्थान के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष बिहार का दौरा किया था? तो याद रखिएगा 1925 में। कब किया था बिहार का दौरा? 1925 में। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जातियों को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। अगला प्रश्न है कि 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा हरिडोम। अगला प्रश्न है 1922 में किस संस्था के द्वारा अछूतों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा हिंदू महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न है किस संस्था द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया जाता था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख व आलेख प्रकाशित हुआ करता था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देश। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1932 को। कब? 13 दिसंबर 1932 को। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का क्या नाम था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अमृत। क्या नाम था? अमृत। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे नामक एक
वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था, वह किसकी रचना पर आधारित था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राधा कृष्णन के रचना पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 1934 में। किस वर्ष? 1934 में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रकार के जनजातियां निवास करते हैं? तो याद रखेंगे बिहार में कुल 33 प्रकार के जनजातियां निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग गोत्रों में बटे होते हैं, उनके गोत्र आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जानवरों के नाम पर, पक्षियों के नाम पर और वृक्षों के नाम पर। अगला प्रश्न है कि जनजातियों के विकास अर्थात कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 275(1) में। किसमें? आर्टिकल 275(1) में। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज में लड़के की ओर से विवाह के समय लड़की को दिया जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वधू मूल्य। कौन सा? वधू मूल्य। अगला प्रश्न है, जनजातियों के प्रधान देवता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा बोंगा। कौन कहलाते हैं? बोंगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज के पर्व त्योहार हैं, इनमें से कौन? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी, अर्थात सरहुल, खूंट पूजा और कर्मा, ये सभी जो है जनजातीय समाज के पर्व त्योहार हैं। अगला प्रश्न है, पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16(4) में। किसमें? अनुच्छेद 16(4). अगला प्रश्न है, जनजातियों के वाद्य यंत्र हैं, इनमें से कौन से? याद रखेंगे उपयुक्त सभी, अर्थात नगाड़ा, मांदर और टूहिला। अगला प्रश्न है, बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 13,36,573। कितना? 13,36,573। अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे 1.3%। कितना? 1.3%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम को लागू करे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 339(2). किसमें? आर्टिकल 339(2) में। अगला प्रश्न है, 243 बिहार विधानसभा सीटों में जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखेंगे 2 सीटें आरक्षित है। कितने? 2 सीट। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 332। कितना? आर्टिकल 332। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जनजातीय समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा संथाल। कौन सा? संथाल। अगला प्रश्न है, बिहार में संथाल जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 4,06,076। कितना? 4,06,076। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 330। किन सा? अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने का प्रावधान है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में, अर्थात अनुच्छेद 15(4) में, अनुच्छेद 16(4) में और अनुच्छेद 19(5) में। अब अगला प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। तो
अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? ऑप्शन ए जन्म दर और मृत्यु दर। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए जन्म दर और मृत्यु दर। अगला प्रश्न है जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी, इसलिए। अगला प्रश्न है बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार में पहला जनगणना कार्य 1872 से 73 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 से 73 में। अब अगला प्रश्न है बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखेंगे 1881 से। कब से? 1881 से। अगला प्रश्न है किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 1941 की जनगणना। अगला प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा W.M. थॉमसन ने। किसने? W.M. थॉमसन ने। अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात कृषि योग्य भूमि, सभ्यता का अवस्था और स्थानों की सुलभता का। अब अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि की समस्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात बेरोजगारी का, निम्न जीवन स्तर का और कृषि संसाधनों की कमी का। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1951। कितना? 1951। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप किया जाने लगा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जनगणना अधिनियम 1948 के अनुरूप। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखेंगे, नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 15 फरवरी 2000। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना का क्रम 15वां है। कौन सा? 15वां। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 करोड़ 40 लाख 99,452। कितना? 10 करोड़ 40 लाख 99,452। अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8.60%। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीसरा। कौन सा? तीसरा। अगला प्रश्न है बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि अर्थात 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 25.4%। कितना? 25.4%। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि दर से बिहार का स्थान देश में क्या है? तो याद रखेंगे छठा। कौन सा? छठा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 61.8%। कितना? 61.8%। अगला प्रश्न है बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी अर्थात 71.2%। कितना? 71.2%। अगला प्रश्न है
बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 54.5%। कितना? 54.5%। अगला प्रश्न है साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो याद रखिएगा 35वां। कौन सा? 35वां। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे 15.9%। क्या है? 15.9%। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,65,67,325। कितना? 1,65,67,325। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा 1.3%। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 88.7%। अब अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो याद रखेंगे 11.3%। कितना? 11.3%। अगला प्रश्न है नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो याद रखेंगे 12वां स्थान। कौन सा? 12वां। अगला प्रश्न है बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व कितना है? तो याद रखेंगे 1106 वर्ग किलोमीटर। अर्थात बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 225। कितनी वृद्धि हुई? तो 225 की। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जन घनत्व बिहार में क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 1006। कितना? 1006। अगला प्रश्न है नगरीय जन घनत्व बिहार में क्या है? तो याद रखेंगे 5058। कितना? 5058। अगला प्रश्न है बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे 11.3%। क्या है? 11.3%। अगला प्रश्न है बिहार का लिंगानुपात क्या है? अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 918। कितना? 918। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो याद रखेंगे 921। कितना? 921। अगला प्रश्न है बिहार में नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो याद रखेंगे 895। कितना? 895। अगला प्रश्न है बिहार में लिंगानुपात में वृद्धि कितना हुआ? तो याद रखेंगे 1। कितना? 1। अगला प्रश्न है लिंगानुपात में 10 परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? तो याद रखेंगे 5 का। कितना? 5 का। अगला प्रश्न है लिंगानुपात में 10 के परिवर्तन नगरीय क्षेत्रों में क्या है? तो याद रखेंगे 28। कितना? 28। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति में 10 की वृद्धि दर कितना रहा? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 27। कितना? 27। अगला प्रश्न है 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो याद रखेंगे 26। कितनी है? 26। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है? तो याद रखेंगे 1951 से 1991। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो याद रखेंगे पटना। कौन सा नगर? पटना नगर। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो याद रखेंगे सबसे सर्वाधिक साक्षर
जिला रोहतास है। कौन सा? रोहतास। अगला प्रश्न है रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे 73.4%। कितना? 73.4%। अगला प्रश्न है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे शेखपुरा जिला। कौन सा जिला? शेखपुरा जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला। कौन सा जिला? पूर्णिया। ऊपर क्या कहा था? ऊपर था बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला और यहाँ नीचे है साक्षरता वाला, साक्षर वाला जिला। तो साक्षर में याद रखेंगे पूर्णिया और न्यूनतम जनसंख्या देखा जाए तो याद रखेंगे शेखपुरा। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे शिवहर। कौन सा? शिवहर। अगला प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे कैमूर। कौन सा? कैमूर। कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे गोपालगंज। कौन सा जिला? गोपालगंज। अगला प्रश्न है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे मुंगेर। कौन सा जिला? मुंगेर। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? तो याद रखेंगे गया में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो याद रखेंगे शिवहर में। कहा? शिवहर में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो याद रखेंगे पटना में। किस जिले में? पटना जिले में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो याद रखेंगे समस्तीपुर जिले में। कहा? समस्तीपुर जिले में। अगला प्रश्न है पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी अर्थात 43.48%। कितना? 43.48%। अब अगला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। अगला प्रश्न है ऋतु का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे ऋतु का अर्थ मौसम के विभाग। अगला प्रश्न है मानसून शब्द अरबी भाषा के किस रूप से लिया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा मौसम से। किससे? मौसम से। अगला प्रश्न है मौसम पवने कहलाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती है। अगला प्रश्न है मौसम को प्रभावित करती है? तो याद रखेंगे मौसम को उपयुक्त सभी प्रभावित करती है अर्थात वायुदाब, तापमान और आर्द्रता। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो याद रखेंगे बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अर्थात ग्रीष्म, शीत व वर्षा अर्थात 3। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु है कैसी? बिहार की जलवायु है तो याद रखेंगे बिहार की जलवायु मॉनसूनी है। कैसी है? मॉनसूनी। कि बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखेंगे बिहार जो है भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं? तो याद रखेंगे बिहार की जलवायु में महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं। किसके लक्षण मिलते हैं? महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे बिहार का जो मानसून है वह बंगाल की मानसून की शाखा से अत्यधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है
बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो याद रखेंगे आर्द्र जलवायु। बिहार की पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो याद रखेंगे आर्द्र शुष्क जलवायु। कौन सी जलवायु? आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु। अगला प्रश्न है बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी के कारण। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। दूसरा कारण बताया गया है कि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। अगला प्रश्न है बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? तो याद रखेंगे समुद्र से दूर होने के कारण से बिहार के मौसम में विषमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? तो याद रखेंगे 6 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? तो याद रखेंगे बिहार के गया जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि? तो याद रखेंगे स्थल अवरुद्धता के कारण से। किस लिए? स्थल अवरुद्ध के कारण से। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय की स्थिति और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति के कारण से। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी CWG के विभाग में। अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो याद रखेंगे AW विभाग में। किसमें? AW विभाग में। अगला प्रश्न है थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो याद रखेंगे CAW विभाग में। अगला प्रश्न है त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? तो याद रखेंगे CAW विभाग में। किस विभाग में? CAW विभाग में। अगला प्रश्न है बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है किससे? तो याद रखेंगे बिहार में जो अधिकांश वर्षा है वह बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या है? तो याद रखेंगे बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि मध्य मार्च से मध्य जून है। अगला प्रश्न है बिहार में कहां के मानसून से वर्षा होती है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी से। कहां के मानसून से? बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है मौसम विभाग के अनुसार बिहार में समानतः कितनी ऋतुएं हैं? तो याद रखेंगे 4। कितनी ऋतुएं हैं? 4। अगला प्रश्न है बिहार में कहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो याद रखेंगे किशनगंज में। कहां? किशनगंज में। अगला प्रश्न है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो याद रखेंगे बिहार में जो शीतकालीन वर्षा है वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण से होती है। अगला प्रश्न है बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? तो याद रखेंगे 1013 मिलीमीटर। कितना? 1013 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहां से वर्षा प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अर्थात A और B दोनों से, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और नॉर्वेस्टर से। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में किस
मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू होती है? तो याद रखेंगे बिहार में जो मानसून की वापसी है वह अक्टूबर से शुरू होती है। कब से? अक्टूबर से। अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो याद रखेंगे ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। किस हवा का? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। अगला प्रश्न है, बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसके क्या कारण है? तो याद रखेंगे इसके चक्रवातीय तूफान है। क्या कारण है? तो चक्रवातीय तूफान। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी अर्थात उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। अगला प्रश्न है, बिहार में शीत ऋतु किस माह के मध्य आती रहती है? तो याद रखेंगे मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। कब से कब तक? तो आधा अक्टूबर से आधा मार्च तक। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं? तो याद रखेंगे 27 जिले प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है? तो बिहार की जलवायु को उपयुक्त सभी में विभाजित किया जाता है, अर्थात पश्चिमोत्तर के मैदान, पूर्व के मैदान और दक्षिण पश्चिम के मैदान में। अगला प्रश्न है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है कैसी? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, मध्य भाग में। कहा? मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो याद रखेंगे अप्रैल माह में। किस माह में? अप्रैल महीने में। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वर्षा होती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 50 से 150 सेंटीमीटर। कितना? 50 से 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है। कौन सा? गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो याद रखेंगे औरंगाबाद। कहाँ सबसे कम वर्षा होती है? औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? तो याद रखेंगे उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी के नाम से, अर्थात काल वैशाखी के नाम से, आम्र बौछार के नाम से और नॉर्वेस्टर के नाम से। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीत लहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंडा पड़ता है? तो याद रखेंगे जनवरी में। कब? जनवरी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो याद रखेंगे 15 अक्टूबर तक। कब तक? 15 अक्टूबर तक। बाकी सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके पूरे प्रश्नों को देख लेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।